हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फाइनली आज हम लोगों को ये वाला जो पोर्शन होता है, हीटिंग इफेक्ट्स और जो सेल वाला पोर्शन था, जिसमें आज हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की भी बात करेंगे, ये कंप्लीट करना है। इसके बाद हम आज होमवर्क दे पाएंगे। चलिए, तो लास्ट टर्न पर हम लोग बात, वीकेंड का होमवर्क भी मिल जाएगा आपको। एक अच्छा खासा होमवर्क मिल जाएगा वीकेंड के लिए। ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे, एक दो प्रैक्टिस शीट मिलेगी। और इसके अलावा बिगनर बॉक्स का तो खैर कल डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके थे, राइट। बिगनर बॉक्स का मैं आपको बता चुका था कि बिगनर बॉक्स का जो होमवर्क था वो आपको कल ही बता चुका था कि बिगनर बॉक्स का क्या होमवर्क देना है, मतलब दिया था हमने आपको। शायद बिगनर बॉक्स 6 या 7 तक दिया था। कल डाउट सेशन में इस बारे में बात हो चुकी थी। चलिए, अब बात करते हैं आगे के कंसेप्ट की। उससे पहले आपको याद आ रहा होगा, दो चीज़ें डिस्कस हुई थी पावर में। एक तो बेसिक एक्सप्रेशन पावर का, हीट और पावर का बेसिक एक्सप्रेशन। और हीट और पावर का बेसिक एक्सप्रेशन डिस्कस करने के बाद रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये भी सबको याद आ रहा होगा। किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग करेंगे। रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हमने बताया था, इसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अप्लायंस का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो गिवन वोल्टेज पर कितने वोल्टेज कंज्यूम करेगा, ये उसकी रेटिंग में लिखा होता है, जिसके हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं, जिसके हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं उसका रेजिस्टेंस। और वो रेजिस्टेंस हमें ऑलमोस्ट फिक्स्ड मानना है। इस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे, और शायद एक क्वेश्चन ये वाला, हाँ, ये होमवर्क दिया था, हो गया होगा। कैलकुलेशन से करना चाहते हो तो भी बहुत सिंपल है, चलो कैलकुलेशन से करके देखते हैं। कैलकुलेशन से कैसे करेंगे, कैलकुलेशन से करने का तरीका बहुत सिंपल है। इतने वोल्ट पर, 220 वोल्ट पर 100 वॉट की इसकी पावर रेटिंग है। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/P। 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 कर चुके हैं ऑलरेडी कैलकुलेशन। 484। 484 आने के बाद अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हमने इसको यूज करा है 88 वोल्ट पर। तो पावर कंजम्पशन कितना होगा, V²/R प्राइम, सॉरी V² डिवाइडेड बाय R। कैलकुलेट करा था आप लोगों ने, कितना आया ये कैलकुलेट करने पर, 16। ठीक है, चलो 16 वॉट। तो बल्ब था वैसे 100 वॉट का, पर पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा उसका, 16 वॉट हो जाएगा। इसे नोट करने का मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेशन पार्ट आपको पता है ना, फेमिलियर हो, तो खुद से भी ये नोट कर सकते हो। आपको एक बार मैंने सीक्वेंस अगर बता दिया, जैसे ये सब सीक्वेंस बता दिए, तो उसको ज़्यादा नोट करने में टाइम लगना नहीं चाहिए। आपको ऑलरेडी पता है कि कैलकुलेशन का सीक्वेंस क्या होने वाला है, राइट। तो हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 बल्ब हैं, रेटिंग सबकी दी हुई है, सेम बल्ब है, आइडेंटिकल बल्ब हैं, सबकी रेटिंग दी हुई है, और अरेंजमेंट आपके सामने है। कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, एक तो ये फाइंड करना है, और नेट पावर कंजम्पशन ऑफ द सर्किट, ये दूसरा चीज़ फाइंड करना है।
1 मिनट क्वेश्चन नोट करने के और 1.5 मिनट सॉल्व करने के, 2.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आंसर आता जाए, जल्दी जल्दी मैसेज करते आना है। सॉल्व करते हो ना, ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन लिख के बैठ जाते हो सब लोग, है कि सर सॉल्व करने ही वाले हैं तो हम क्यों सॉल्व करें, डबल मेहनत क्यों करें, सर भी मेहनत करेंगे हम भी मेहनत करेंगे, डबल मेहनत हो जाएगी। उससे अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिख के बैठ जाते हैं, सर तो सॉल्व करने ही वाले हैं। तो फिर बताओ ना आंसर, जब कर रहे हो सब सॉल्व तो फिर आंसर बताओ ना जल्दी जल्दी। ये ऐसा तो नहीं कॉपी पेन है ही नहीं हाथ में, है अभी बेड में ही बैठे हुए हो, लैपटॉप आईपैड मोबाइल लेकर, कॉपी पेन तो अभी है ही नहीं, अभी आराम से बिस्तर पे बैठे बैठे पढ़ रहे, ऐसा केस तो नहीं है ना। तो कैमरा चालू करवा देंगे अभी आपका, हाँ। दो चार के रेंडमली से कैमरा चालू करवा देंगे। लाओ हम ही क्वेश्चन देते हैं, हम ही सॉल्व करते हैं। देखो, हर एक बल्ब के पास कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लो कितना है आर। हर बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस था, मान लो रेजिस्टेंस कितना है आर। आर, आर, आर। अब रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो आ ही चुका है, निकालने का मेथड है ना, V² बाय P। जल्दी बताओ कितना आता है, मुझे नहीं आता कैलकुलेशन। 800, चलो ठीक है, आपने बोला 800 में लिख देता हूँ। अब आगे की स्टोरी। ये दोनों किस में है, पैरेलल में, R/2, है ना, R+R। पैरेलल में अगर होंगे तो R/2, और ये उसके साथ सीरीज में है तो 3R/2। तो सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना है, 3R/2। कितना हो जाएगा ये, 1200 ओम। चेक कर लेना, मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन पार्ट आपकी तरफ से देखते रहना। अब वोल्टेज इतना है, कितना है वोल्टेज, 100 वोल्ट। अब अपना क्वेश्चन है कि 100 वोल्ट से इनडायरेक्टली इतना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो पावर कंजम्पशन कितना होगा, V²/R। V²/R इक्विवेलेंट।
कितना आ रहा है सॉल्व करने पर ये? 100/12। पर ये एज्यूम करते हुए कि कैलकुलेशन पार्ट सब कुछ सही हुआ है स्टार्टिंग से एंड तक, वो आपको चेक करते जाना है। वो चेक नहीं कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन पार्ट आपको चेक करते जाना है, कहीं कोई गलती हो तो बता देना। कैलकुलेशन में कहीं पर गलती हो सकती है तो आपको चेक करते जाना है। एटलीस्ट इस बहाने अटेंटिव रहोगे, ध्यान देते रहोगे। अच्छा, ऑल्सो फाइंड द बल्ब विच गिव्स मैक्सिमम इल्यूमिनेशन, मतलब कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। अब देखो ये डिसाइड करना बड़ा आसान काम है, इसमें आपको कुछ खास कैलकुलेशन नहीं करना है। मान लो बैटरी से आई करंट गया, तो इससे आई जाएगा। फिर आगे जाने के बाद उसके पास दो रास्ते हैं, तो वो क्या होगा, I/2 डिवाइड हो जाएगा, ये भी I/2, ये भी I/2। अच्छा, अब हमें पता है कि पावर का एक और फॉर्मूला था, I²R। मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, यहीं ऊपर लिख देता हूँ। पावर का एक और फॉर्मूला था I²R। बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। अब तीनों के लिए क्या है, रेजिस्टेंस सेम है, तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस सेम है, तो उसका मतलब जिसका आई ज़्यादा होगा उसका पावर डिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। बताओ आई ज़्यादा किस में है, बल्ब नंबर 1 में है। तो सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन कौन सा बल्ब देगा, ये वाला जो बल्ब है, ये मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा। फॉलोड बाय ये दोनों बल्ब जो इक्वल ब्राइटनेस देंगे पर उससे कम देंगे, क्योंकि इनमें करंट हाफ है, तो ब्राइटनेस 1/4 दिखेगी मुझे लगभग लगभग। और इस तरह के सर्किट आप कभी बना के भी देख सकते हो, बचपन में इस तरह के सर्किट आपने बनाए होंगे, बहुत पहले से इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, ब्राइटनेस किसकी कम होने वाली है ज़्यादा होने वाली है। ये इंट्यूशन पहले से ही आ गया होगा आपको बचपन में, जब वो एक्सपेरिमेंट किट्स होती थी उसके हेल्प से आप लोग इस तरह के सर्किट्स बनाते थे। तीन आइडेंटिकल बल्ब में से एक बल्ब को सीरीज में, दो को पैरेलल में कनेक्ट करके आपको पहले से ही पता चल चुका था इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बहुत पहले से, किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। टाइम नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा लिखने के लिए, आगे बढ़ रहे हैं हम। दो बल्ब्स हैं, दोनों की रेटिंग दी हुई है, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट करा है टू अ सोर्स ऑफ वी वोल्ट। ये सप्लाई जो है ना, सप्लाई है वी वोल्ट की। करो ट्राई। बल्ब विच गिव्स मोर इल्यूमिनेशन में आपको क्या करना है, आपको इस तरह से करना है। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन, लिख देता हूँ क्या गिवन है आपको। पावर रेटिंग ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये जो P1 की वैल्यू है ये P2 से ज्यादा दी हुई है आपको क्वेश्चन में। अब सॉल्व करो।
चलो ट्राई करके देख रहे हैं अब हम लोग क्या करना चाहिए। पहले तो नेट पावर कंजम्पशन की बात करते हैं। नेट पावर कंजम्पशन के लिए दोनों बल्ब्स के पास कुछ रेजिस्टेंस होगा R1 R2। स्टार्टिंग स्टेप में तो हमें R1 R2 डिटरमाइन करना पड़ेगा, है ना। पहले तो R1 R2 डिटरमाइन करते हैं। R1 कितना, V² बाय P1 V²बाय P2। R1 R2 आने के बाद नेक्स्ट स्टेप सर्किट का R इक्विवेलेंट, सीरीज कनेक्शन R1 + R2। और उसका भी नेक्स्ट स्टेप सर्किट का पावर कंजम्पशन। अब ये वोल्टेज कितना है, सप्लाई वोल्टेज है V वोल्ट, तो पावर कंजम्पशन कितना होगा। पावर कंजम्पशन सर्किट का हो जाएगा P इफेक्टिव या P नेट, जो हम फाइंड करना चाहते हैं, नेट पावर कंजम्पशन ऑफ द सर्किट, V²बाय R इक्विवेलेंट, दैट इज V²बाय R1 + R2। बस R1 R2 की वैल्यू रखना थी, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, काफ़ी लोगों ने अगर होमवर्क किया होगा जो मैंने कल दिया था, मॉड्यूल के डिस्कशन के टाइम पर जब होमवर्क दिया था कल हम लोगों ने डाउट क्लास में, तब आपको याद आ रहा होगा, वो मॉड्यूल के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले होंगे बिगनर बॉक्स में, है ना। चलो, तो ये तो हो गया पावर कंजम्पशन ऑफ द सर्किट, आंसर आ गया हमारा। चलो अब आगे की स्टोरी। बल्ब विच गिव्स मोर इल्यूमिनेशन, बताओ कौन ज्यादा इल्यूमिनेशन देगा। तो थोड़ा सा टेक्निकली इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना कि इस सर्किट में से जो भी करंट जाएगा, सुन लो ना पहले लिखने से पहले, बी पार्ट बता रहा हूँ मैं, ये तो ए पार्ट हो गया आपका, ये पूरा ए पार्ट था। बी पार्ट ये है कि सर्किट में करंट तो सेम है। तो अभी हमने देखा था जब करंट सेम होता है, क्योंकि पावर होती है I²R, अब करंट दोनों में सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। पर दोनों के रेजिस्टेंस देखो कितने थे, ये देखो जरा दोनों के रेजिस्टेंस। दोनों के रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम दिखा है, क्योंकि सेम वोल्टेज पर रेटिंग हुई थी। तो जिसकी पावर रेटिंग कम होगी, जिसकी पावर रेटिंग कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मैं बात कर रहा हूँ पावर रेटिंग की, जिसकी पावर रेटिंग कम होगी, जैसे मान लो P2 की पावर रेटिंग कम दी थी शायद मैंने, है ना आपको। P2 की पावर रेटिंग, मैं लिख देता हूँ पावर रेटिंग, ये इनिशियल पावर रेटिंग थी ना। पावर रेटिंग एट सेम वोल्टेज ऑफ बल्ब 2 वॉज लेस देन 1, इसका मतलब R2 इज ग्रेटर देन R1। और R2 ग्रेटर देन R1 होने का मतलब क्या है, पावर कंजम्पशन ऑफ बल्ब 2 इज ग्रेटर देन पावर कंजम्पशन ऑफ बल्ब 1। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रा चला जाता है, समझ रहे हो बात को, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रा चला गया कि जिसकी इनिशियल पावर रेटिंग सेम वोल्टेज पे, जिसकी पावर रेटिंग कम है वो ज़्यादा ब्राइटनेस दे रहा है। और सीरीज में कभी आपने ट्राई करना एक, कभी ट्राई करना ये सब चीज़ें, आप बड़े वोल्टेज का, बड़े वोल्टेज का और एक छोटे वोल्टेज का बल्ब जिसकी सेम पावर सेम वोल्टेज पर रेटिंग हो, उसको सीरीज में कनेक्ट करना, तो जो छोटा बल्ब होता है वो ज़्यादा ब्राइटनेस देता है, जिसका वोल्टेज कम होगा वो ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। पर ये सब सीरीज में होगा ऐसा। किसी को डाउट है, कुछ ऐड करना हो, कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो इसमें, मतलब कुछ कंसेप्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो बता दो। बी वाले में PIS, अच्छा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो ऐसा करें, वही तो करा हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसका R ज़्यादा उसकी P ज़्यादा, मतलब फाइनल पावर कंजम्पशन ज़्यादा। तो हमने वही निकाला पहले कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका पावर कंजम्पशन, वही करा है हम लोगों ने, जो हम आप बता रहे हो वही करा है हम लोगों ने सॉल्व। करो इसे नोट।
1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करो। फिर आज हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी देखना है, बैटरी की एफिशिएंसी भी देखनी है, और स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार। वैसे स्टार डेल्टा जेई में है नहीं, बट बताएंगे उसका यूज़ क्या होता है। फिर भी क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जिनको जल्दी करने के लिए आप स्टार डेल्टा यूज़ कर सकते हो। नहीं नहीं, बोर्ड में तो आता ही नहीं, बोर्ड एग्जाम में तो आता ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम में तो आपको आर इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस भी सिंपल वाले मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो मेथड नंबर 1 पे ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा कोई बोर्ड एग्जाम में पूछते ही नहीं है। स्टार डेल्टा बेसिकली क्या होता है, ये इंजीनियरिंग का मेथड होता है। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आप कुछ और एडवांस सर्किट एनालिसिस पढ़ते हो, उसमें आता है स्टार डेल्टा कन्वर्जन का डेरिवेशन। बट आपको भी इसे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे, क्या फ़ायदा होता है उसका, एक इंट्रोडक्शन देंगे हम आपको। चलो करो प्रीवियस प्रॉब्लम रिपीट। है ना, तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल डायरेक्ट है, सेकंड पार्ट और भी डायरेक्ट है। फर्स्ट पार्ट, इस बार क्या होगा कि दोनों को ही सेम वोल्टेज मिल रहा है, जितनी इनकी रेटिंग थी उतना ही तो वोल्टेज दिया है अभी आपने। तो इस बार पावर कंजम्पशन क्या होगा, पी नेट हो जाएगा P1 + P2, कोई चेंज नहीं आ रहा है, दोनों को सेम वोल्टेज मिल रहा है इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दूसरा पॉइंट कि पावर कंजम्पशन किसका ज़्यादा होगा, अब सिंपल बात है, जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि सेम वोल्टेज है और उतना ही रेटेड वोल्टेज था। रेटेड वोल्टेज वही था जिस पे आपने P1 P2 लिखा था, और उतना ही आप वोल्टेज दे रहे हो,
तो जो ज़्यादा लिखा हुआ है सिंस P1 इज ग्रेटर देन P2, और वही एक्चुअल पावर कंजम्पशन होगा इस बार, बल्ब 1 ज़्यादा पावर देगा एज कम्पेयर टू बल्ब 2। और देखो ये रियल लाइफ में यही होता है, आपके घर में जितनी भी वायरिंग होती है वो सब किस में होती है, पैरेलल में होती है। जैसे आपके घर में दो सॉकेट्स है तो दोनों में जो बल्ब लगे होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, सीरीज में नहीं होते ना। सीरीज में होंगे तो क्या होगा, एक बंद होते से दूसरा भी बंद होगा। वो बल्ब होते हैं पैरेलल में, है ना, दोनों इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं सेम 220 वोल्ट पर। तो क्या होता है बताओ, जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होती है वो एक्चुअल में ज़्यादा ब्राइटनेस भी देता है ना। जैसे अगर मान लो आपने 40 वॉट का बल्ब लगाया और 10 वॉट का लगाया तो ऑब्वियसली 40 वॉट वाला बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। रीज़न यही है। ल्यूमेन मतलब क्या होता है, ल्यूमेन मतलब ब्राइटनेस का एक यूनिट होती है मेजरमेंट करने के लिए। जैसे आपने कभी देखा है वो, इसके लिए एक्चुअली जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो एनएसआई होता है। अभी आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, अपने कोर्स में नहीं है आप लोगों के ल्यूमेन वगैरह इस टाइप से। ल्यूमेन मतलब बेसिकली इट इज अ मेजर ऑफ ब्राइटनेस जो एएनएसआई ल्यूमेंस के टर्म्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, कभी सर्च करना नेट पर, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के टर्म्स में एएनएसआई ल्यूमेंस होते हैं, एएनएसआई ल्यूमेंस के टर्म्स में ब्राइटनेस मेजर करते हैं। ठीक है। करो ये पार्ट, ट्राई करो आप दोनों पार्ट।
आओ ट्राई करें, देखें क्या करना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में बताओ, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर 39 वाला या 40 वाला? 40 वाला। देखो, उसको लॉजिकली भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। पहले वाले में कितने बल्ब हैं? 39 बल्ब हैं। दूसरे वाले में कितने बल्ब हैं? 40 बल्ब हैं। फर्स्ट वाले में 39 बल्ब, सेकंड वाले में है 40 बल्ब्स, और हमने इनको सीरीज में कनेक्ट करा है। तो वैसे भी समझ लो, बिना कैलकुलेशन के भी हम बता सकते हैं कि अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो टोटल कितने बल्ब हैं? टोटल बल्ब हैं 79। ऐसे भूल जाओ भाई, सब अलग अलग सीरीज भूल जाओ, आप तो देखो टोटल बल्ब है 79, है ना? 79 टोटल बल्ब हैं, और हर बल्ब एक जैसा ग्लो करेगा, क्योंकि सब अगर आइडेंटिकल बल्ब हैं, सब आइडेंटिकल बल्ब हैं, और 79 बल्ब हैं, सब में सेम करंट है, सब आइडेंटिकल ग्लो करेंगे। पर यहाँ पर आपने टोटल 39 बल्ब का एक पेयर बनाया है, यहाँ पर एक बल्ब ज़्यादा है मतलब, और सब बल्ब आइडेंटिकल ग्लो कर रहे हो, यहाँ एक बल्ब ज़्यादा है मतलब ये वाली सीरीज ज़्यादा ब्राइटनेस देगी। बात ही खत्म हो गई ये तो, है ना? ये समझ में आ रहा है सबको? और वैसे करना हो मैथमेटिकली तो क्या करोगे, बोलोगे ये है 39 आर रेजिस्टेंस, R1, और R2 कितना है? 40 आर। करेंट सेम है, करेंट सेम है। ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। आई इज सेम, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो R2 इज ग्रेटर देन R1, तो पावर कंजम्पशन ऑफ 2 इज ग्रेटर देन पावर कंजम्पशन ऑफ 1, एंड हेंस इट विल रिफ्लेक्ट इन ब्राइटनेस आल्सो। उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। ये मिल जाएगा आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन, ये है ना? रिपीट द प्रॉब्लम इफ टू सीरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब अगर इन दोनों सीरीज को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें। इसी में चेंज कर दूं, चलेगा ना? अब इसी में मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। अब अरेंजमेंट कैसा कर दिया हमने? अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का कर दिया होगा हम लोगों ने। ये देखो, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया अब पैरेलल में। अब बताओ क्या होगा? अब 39 वाला कैसे पता चला हमें? अब इसे पता चला कि V सेम पावर होता है V² बाय R। तो सेम V के लिए अगर V सेम है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर कंजम्पशन ज़्यादा। तो क्योंकि R1 कम है और वोल्टेज सेम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो 39 बल्ब वाला है वो ज़्यादा इल्यूमिनेशन देगा। पावर इल्यूमिनेशन, पावर कंज्यूम बाय 39 बल्ब, सॉरी 39 बल्ब वाला, P39 बल्ब इज ग्रेटर देन P40 बल्ब। ठीक है? चलो आगे प्रोसीड कर रहे हैं। नोट कर लिया होगा सब लोगों ने ये। करो ये ट्राई।
दो लोगों का आंसर आ चुका है अब तक, 5 मिनट्स। ये आंसर होना चाहिए। देखो, गिवन अमाउंट ऑफ वाटर को बॉईल करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है, राइट? जैसे मान लो आपने वाटर को बॉईल करा, करने की कोशिश करी, और ये इस तरह से आपके पास एक कंटेनर में वाटर है, और आप उसको बॉईल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ कॉइल। तो गिवन अमाउंट ऑफ वाटर को कलर भी कर देते हैं, अगर वाटर है तो। ठीक है। अब गिवन अमाउंट ऑफ वाटर को बॉईल करने के लिए गिवन अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। अब ये लिखा है कि एक हीटर है जो 25 मिनट लेता है, तो H इक्वल टू V² बाय R इंटू टी, जहाँ पे टी कितना है? अब इसमें लिखा है कि कॉइल के 5 इक्वल पार्ट कर दिए, हमने 5 पार्ट कर दिए और एक सिंगल पार्ट को यूज कर रहे हैं, तो मुझे बताओ हीट की रिक्वायरमेंट तो सेम होगी। हीट की रिक्वायरमेंट में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि गिवन अमाउंट ऑफ वाटर को बॉईल करने के लिए सेम हीट चाहिए। पावर सोर्स का वोल्टेज भी सेम होगा। चेंज किस में आया? चेंज आया, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/5। तो टाइम की रिक्वायरमेंट भी अलग हो जाएगी, इसको लिख देता हूँ T', जहाँ पर T' क्वेश्चन मार्क है। वही तो पता करना है मुझे। दोनों हीट की रिक्वायरमेंट सेम थी, दोनों को इक्वल कर दो। ये आंसर आ जाएगा। नहीं, ऐसे मत समझना, यूनिटरी मेथड डायरेक्टली मत लगाना, ऐसा मत सोचना कि 5 वायर मिलके 25 मिनट तो एक वायर मिलके 5 मिनट, ऐसा नहीं होगा, है ना? ऐसे यूनिटरी मेथड से मैं सोचने की कोशिश करना, वो आंसर क्योंकि सही आएगा भले ही, ये तो क्योंकि रेशियो वैसे ही मैच करेगा, रेशियो क्योंकि वैसे ही मैच करेगा, बट करेक्ट कंसेप्ट ये होगा। इस करेक्ट कंसेप्ट से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नहीं नहीं, सीरीज टू पैरेलल नहीं करा है, सीरीज से पैरेलल वैरेलल कुछ नहीं करा है। कॉइल को छोटा करके छोटी कॉइल यूज करी है हमने। कॉइल को छोटा करके छोटी कॉइल यूज करी है। मतलब कॉइल बड़ी थी और उसके 5 इक्वल पार्ट करे, और उसमें से 4 पार्ट हटा दिए और एक एक सिंगल पार्ट अब यूज करना स्टार्ट करा। तो पहले 25 मिनट लग रहे थे पानी को गर्म होने में, अब 5 मिनट लगेंगे। चलो ये ट्राई करो।
फर्स्ट पार्ट का आंसर आना चाहिए 50 और सेकंड पार्ट का आंसर आना चाहिए 8 मिनट्स। कितने लोगों का ये आंसर आ गया? गुड, वेरी गुड। नहीं आया अभी तक, अच्छा। चलो बता देते हैं, देखो। एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसके पास दो हीटिंग कॉइल है। एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ फर्स्ट वाली कॉइल का रेजिस्टेंस है R1। दो कॉइल है ना, तो फर्स्ट का रेजिस्टेंस है R1 और सेकंड है R2। अब व्हेन वन ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू सोर्स, वाटर बॉइल्स इन 10 मिनट। तो बताओ हमें, आपको आपको याद है वो हीट की इक्वेशन क्या लिखनी थी? हीट इक्वल टू V² बाय R1 इंटू T1। यहाँ पे T1 दिया हुआ है 10 मिनट, ये 10 मिनट है T1। ये हीट का एक्सप्रेशन हो गया। R1 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, और T1 है 10 मिनट। मैं यहाँ लिख देता हूँ T1 इज 10 मिनट। सिमिलरली जब सेकेंड कॉइल को अकेला यूज करते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉईल करने के लिए टाइम लगता है कितना? 40 मिनट। अब पूछा है कि जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। देखो हीट की रिक्वायरमेंट सेम होगी। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 + R2। टाइम की रिक्वायरमेंट मान लो T है। अब आप क्या करोगे, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से R1 निकालोगे, सेकेंड इक्वेशन से R2 निकालोगे और उसको यहाँ रख दोगे। रखते हैं, चलो फर्स्ट इक्वेशन से R1 निकालो, सेकेंड इक्वेशन से R2 निकालो और उसको इस इक्वेशन में रख दो। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इस इक्वेशन का। हमें क्या करना है, R1 R2 की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन 1 और 2 से और उसको रख देना है इक्वेशन 3 में। तो H इक्वल टू V² बाय R1। R1 कितना? R1 होगा V²T1/H प्लस V²T2/H इंटू T। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से T आएगा T1 + T2। तो ये तो फॉर्मूला भी हो गया आपके लिए एक तरह से सीरीज में टाइम का। और वैसे आप वैल्यू रख दोगे 10 + 40, आपको मिल जाएगा 50 मिनट्स। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये नोट करो, सेकंड पार्ट बताएंगे। हाँ, इसको याद ऐसे रख सकते हो, रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया है तो टाइम भी सीरीज में, और रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया है तो उसका जो फॉर्मूले में टाइम आएगा वो भी पैरेलल के फॉर्मूले के जैसा आएगा, बिल्कुल। याद रखने का तरीका हो सकता है ये वैसे। अल्टीमेटली इसको करने का सबसे बेस्ट मेथड हमने आपको बताया, बाकी आप जो बता रहे हो दूसरा मेथड एक बार ट्राई करके देख लो, आंसर आता है इट्स वेल एंड गुड, नहीं आता है तो वापस मेथड पे आ जाना। सिंपल बात है। अब हम मेथड नंबर क्वेश्चन का पार्ट बी देखें। अब हम जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब क्या होगा? पैरेलल में सबसे पहले मैं 1/R निकालता हूँ। देखो V²/R इक्विवेलेंट इंटू टी करना था मुझे। इसको क्या मैं ऐसा लिख दूं, V² इंटू 1/R इक्विवेलेंट इंटू टी। सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन का, ठीक है।
अब इसके बाद एक छोटी सी स्टोरी ये है, 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/r इक्विवेलेंट होगा 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 प्लस 1/r2, और 1/r1 की वैल्यू यहाँ से निकालो। दिख रहा है यहाँ से 1/r1 की वैल्यू? 1/r1 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से 1/r1 की वैल्यू होगी h अपॉन बोलो, h/v स्क्वायर t1 प्लस h/v स्क्वायर t2 इंटू टी। v से v कैंसल, h से h कैंसल, तो आपको यहाँ से t कितना मिल रहा है? 1/t कितना मिल रहा है आपको? 1/t मिल रहा है 1/t1 प्लस 1/t2। t आ गया t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। बस अब कैलकुलेशन पार्ट आप करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 8 मिनट्स। और आपको याद रखने का तरीका बता दिया गया है। आओ अब हम लोग बात करें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की। अब ध्यान से सुनो। सपोज हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। जिसे एग्जांपल सुनो। सपोज हम एक नॉर्मल सेल देखा है आपने, वो जो 1.5 वोल्ट वाले होते हैं। सपोज आपके पास एक नॉर्मल सेल है जिसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लो 0.5 ओम। एग्जाम्पल मान लो 0.5 ओम। और आपके पास बहुत सारे बल्ब हैं। अब बल्ब बना नहीं रहा हूँ मैं, समझ गए होंगे सब बल्ब हैं। सब बल्ब हैं बहुत सारे। 0.1 ओम, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बल्ब हैं। ठीक है, बहुत सारे बल्ब हैं आपके पास। और आपने क्या करा, आपने एट अ टाइम किसी एक बल्ब को से कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो आप हर बार क्या करते हो, अलग अलग बल्ब को कनेक्ट करके देखते हो। अब हर बार क्या होगा, अलग अलग बल्ब कनेक्ट करोगे उसमें अलग अलग ब्राइटनेस मिलेगी। हर एक की ब्राइटनेस अलग होगी, हर एक का पावर कंजम्पशन अलग होगा। आपको ये फाइंड करना है इसमें से कौन सा बल्ब ऐसा होगा, कोई एक बल्ब ऐसा है, इनमें से कोई एक बल्ब ऐसा है जिसको इस बैटरी से कनेक्ट करने पर बैटरी को वो बल्ब इन बाकी बल्बों से ज़्यादा पसंद आएगा। बैटरी को एक बल्ब ऐसा है जो बाकी सभी बल्ब से कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद आएगा और बैटरी उस बल्ब को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने की कोशिश करेगी। तो बैटरी मैक्सिमम पॉसिबल पावर किस बल्ब को देती है वो पढ़ना है। और अभी हम प्रूव करेंगे बैटरी उस बल्ब को मैक्सिमम पॉसिबल पावर देगी जिस बल्ब का रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो आउट ऑफ ऑल दिस बल्ब, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, बैटरी इन सभी बल्ब में से उसी बल्ब को मैक्सिमम पॉसिबल पावर ट्रांसफर करेगी। इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो अभी हम प्रूव करके बताएंगे आपको। नहीं नहीं, काम का कुछ नहीं है, चिंता मत करो, काम का कुछ नहीं है। काम का ऑब्वियसली है ना यार, आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी सब लेना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मत लेना। ठीक है, हर बार मैं वही बोलता हूँ, सीएस और जितनी ब्रांचेस होती सब ले लेना, बस इलेक्ट्रिकल मत लेना। बहुत काम का थ्योरम है। भूल जाओ, आप तो बस थ्योरम पे ध्यान दो। देखो, सर्किट में करंट याद है? नोट करवा दूंगा, पहले देख लो समझ लो। सर्किट में करंट याद है? सर्किट में इतना करंट होता है, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। अच्छा मुझे बताओ कि इस रेजिस्टर को कितनी पावर मिलेगी? अभी ये सब बाद में बताऊंगा मैं आपको, ये सब मैं बाद में बताऊंगा आपको, इसको भूल जाओ।
एफिशिएंसी ऑफ ए बैटरी को भी भूल जाओ, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, हटाओ इसको भी। पहले जो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ उतना बताना मुझे। ये तीन अलग अलग सेक्शन पढ़ेंगे अपन। पहले मैं आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम डिराइव करके बताऊंगा, इसलिए नोट करने से पहले समझ लेना। ये आई है। मैं पूछता हूँ कि पावर अक्रॉस आर कितना होगा। पावर डिलीवर्ड टू कैपिटल आर होगा आई स्क्वायर आर, दैट इज, कर लो चेक कर लो, डाउट हो तो बता दो। पावर अक्रॉस कैपिटल आर आई स्क्वायर आर, आई का स्क्वायर करा मैंने इंटू आर। अब देख रहे हो ये पावर किसका फंक्शन आ रहा है। ये जो पावर है, दिस पावर अक्रॉस आर is a function of r. For different values of capital R, we get different values of power dissipated. So we have to find the value of R for which power is maximum. समझदार तो हो ही आप लोग अब। ये dp by dr is 0। इसका डेरिवेटिव निकालना आता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर, अच्छा इसमें ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो पहले तो, है ना, ई स्क्वायर को बाहर निकाल दो। ई स्क्वायर को बाहर निकाल रहा हूँ अब। डिनोमिनेटर ये है, न्यूमरेटर ये है। तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर वन हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। समझदार तो होगी अब। डिफरेंशिएट करना आता है ना, इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए। ऐसा तो तभी होगा जब न्यूमरेटर जीरो होगा। न्यूमरेटर जीरो कब होगा, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन सॉल्व करके देखो। आपको मिल रहा है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। कैलकुलेट करके खुद ही देख लो, आपको खुद ही दिख जाएगा, है ना। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल है या कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। ये देखो, जब एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू बैटरी के इंटरनल रजिस्टर से मैच करेगी तो बैटरी को ऐसा रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा पसंद आता है, और बैटरी उसी रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करती है। बाकी सबको भी पावर तो ट्रांसफ़र कर सकती है, पर अगर सबसे ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र करने की बात है तो वो तो वही होगा जिसका रेजिस्टेंस किससे मैच करेगा, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से मैच करेगा। तो पहले एक काम करेंगे, पहले सिर्फ इतना लिखेंगे जो भी मैंने लिखवाया है। देखो क्या लिखना है आपको, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वरना भी कंफ्यूज हो जाओगे जरा से में। ये हेडिंग, ये डायग्राम, और जो हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ उतना उतना उसी ऑर्डर में लिखते जाना है। बाकी साइड वाइड का मत देखो अभी कुछ भी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। पहले इतना लिखो, फिर मैं आपको स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, ग्राफ बनवाऊंगा, और फिर आगे की स्टोरी बताऊंगा। अच्छे बच्चों की तरह लिखना शुरू कर दो।
कर लिया होगा ये इतना पोर्शन नोट। अब आगे की स्टोरी समझते हैं। इन जनरल बोल रहा हूँ अब मैं, इन जनरल अभी आपने देखा था पावर अक्रॉस लोड का अपन ने अभी लिखा था एक्सप्रेशन। अभी अपन ने पावर अक्रॉस लोड का एक्सप्रेशन लिखा था ना, आई स्क्वायर आर, यही लिखा था, इसी को डिफरेंशिएट किया था अपन ने, है ना। इसी को डिफरेंशिएट किया था। इन जनरल इसका जो ग्राफ आप जब बनाओगे, पावर अक्रॉस लोड एज अ फंक्शन ऑफ आर का जब आप ग्राफ बनाओगे, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। आप चाहो तो वैल्यू रख के देख लेना, कैपिटल आर इक्वल टू जीरो से लेके इन्फाइनेट रख के देख लेना, आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, और अब तो ग्राफ वगैरह का आपको नॉलेज भी है, समझदार हो चुके हो अब आप लोग, पढ़ भी चुके हो ये सब ग्राफ इस टाइप के मैथ्स में भी। तो आपको पता है इसका ग्राफ कैसे बनाना है। तो पावर अक्रॉस लोड एज अ फंक्शन ऑफ लोड रेजिस्टेंस का ग्राफ ऐसा बनेगा। इस बीच देख रहे हो हमने अभी पढ़ाया आपको, ये इस पॉइंट पर मैक्सिमा आता है, और वो कब आता है, जब आर इक्वल टू कितना हो, स्मॉल आर हो, तब क्या आता है, मैक्सिमा आता है। यही अपन पढ़ रहे थे। और मैक्सिमा निकालना आता है, स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल रख दो, रखो दोनों को इक्वल, तो आपको ये मैक्सिमम पावर मिलेगी। बैटरी इतनी मैक्सिमम पावर दे पाएगी, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रखो, आपको मैक्सिमा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अब तो अपन ने वही बताया, ये समरी है, पावर डिलीवर्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन आर इक्वल टू आर, और वो मैक्सिमम पॉसिबल पावर कितनी होगी, इतनी होगी, ई स्क्वायर अपॉन 4 आर। ये पावर अक्रॉस लोड है, और इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। स्टेटमेंट वाइज क्या लिखोगे, पावर डिलीवर्ड टू द लोड इज मैक्सिमम व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये स्टेटमेंट है उसका, समझ तो चुके हैं हम मीनिंग, पर अभी उसका स्टेटमेंट है। इसे नोट करो, फिर आगे की स्टोरी में आपको बताऊंगा। ये पूरा उठा के एज इट इज नोट कर लो। लोड का क्या बताएं, लोड रेजिस्टेंस मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर की इक्वल होगी, स्मॉल आर की इक्वल होगी, लोड रेजिस्टेंस मतलब लोड का रेजिस्टेंस, लोड मतलब ये लोड है बैटरी के लिए कैपिटल आर, और जब स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल होंगे, वही तो स्टेटमेंट लिखा है हमने। पावर डिलीवर टू द लोड मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो, लोड मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लोड बोला जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है, देखो इंटरनल रेजिस्टर जो होता है उसको आप अलग थोड़ा ना कर सकते हो, तो बैटरी के अंदर होता है। बैटरी के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये बैटरी के अंदर केमिकल होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब आप बैटरी लेते हो तो उसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर ही अंदर रहता है, केमिकल का जो रेजिस्टेंस होता है, जो करंट के फ्लो को अपोज करने की कोशिश करता है, बैटरी के अंदर ही होता है वो, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जो बैटरी के अंदर है, जिसको आप अलग कर सकते हो या बैटरी से नहीं कर सकते। आप बैटरी के केमिकल तो निकाल नहीं सकते ना, तो बैटरी का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब जो आप बैटरी के साथ जिसको कनेक्ट कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है। इंटरनल मतलब जो बैटरी के अंदर होगा रेजिस्टेंस, बैटरी के ईएमएफ के साथ उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस, और बाहर वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कितनी सिंपल सी बात है।
सेल बैटरी सबके अंदर, मतलब सेल हो चाहे बैटरी हो एक ही बात है, वो सबके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि सबका बेसिक जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है वो सबका सिमिलर होता है, ठीक है। सब में ही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये आपके मोबाइल के जो सेल्स होते हैं, बैटरीज होते हैं, उनमें भी होता है। आपने देखा होगा वो हीट अप हो जाते हैं ज़्यादा, आप हैवी गेमिंग करते हो ना, जब हैवी गेमिंग करते हो तो हीट अप हो जाता है आपका मोबाइल, है ना। और उसके बाद वो लिक्विड कूलिंग आ गई है आजकल, तो उसके अंदर है ना कि लिक्विड कूलिंग की हेल्प से फिर वो हीट ट्रांसफर करवाते हैं सराउंडिंग में, पर हीट अप होता है वो भी, है ना। ये रीजन होता है क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, और बाकी प्रोसेसर तो फिर हीट अप होता ही है, वो अलग बात है। और बैटरी से भी ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है तो बैटरी जल्दी हीट अप होती है। अब समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड। मतलब दिन भर गेमिंग करते ही रहते हो, समझ में तो आएगा ही ना फिर। आओ अब हम कुछ और बातें करें। देखो, बैटरी कितनी पावर दे रही है, बैटरी को देखो, ये जो बैटरी का ईएमएफ है वो कितनी पावर देगा। अगर आप ऐसे देखो, मान लो सर्किट में करंट आई है, मान लो सर्किट में करंट कितना है, आई, ठीक है। तो बताओ बैटरी कितनी पावर, बैटरी का ईएमएफ कितनी पावर देना चाह रहा है, बैटरी का ईएमएफ ई इंटू आई पावर देना चाह रहा है सर्किट को। बैटरी चाहती है कि सर्किट को ई इंटू आई पावर मिले। अच्छा, पर ये बताओ कि ई कितना है, ई लिख सकता हूँ आई इंटू आर प्लस आर, वही लिखा है मैंने, है ना। तो ये पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी हो गया। डाउट मत पूछना कि सर ये कैसे आया, वो कैसे आया, सामने सामने लिख रहा हूँ, फॉलो कर देना स्क्रीन को। चलो, ये तो ये हो गया बैटरी का पावर, जितना बैटरी देना चाहती है। उसमें से लोड को कितना मिला, लोड को कितना मिलेगा, आई स्क्वायर आर, समझो बात को। लोड दिख रहा है, ये लोड है, इट इज कॉल्ड लोड। लोड को कितना मिल रहा है, आई स्क्वायर आर। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस देख रहे हो कितना खाता है ये, आई स्क्वायर स्मॉल आर। अब जरा एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, क्या आपको ये दिख रहा है रिलेशन आता हुआ, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का सम इक्वेशन 1 आएगा। 2 और 3 का सम निकाल के देखो, आपको 1 मिलेगा। और होना भी चाहिए। बैटरी जितनी पावर दे रही है वो पावर कहाँ जा रही है, कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाता है और बचा हुआ लोड को मिल रहा है। घर वाले राशन लाने के लिए, सामान लाने के लिए आपको जो पैसे देते हैं, 1,000 रुपए देते हैं, दिन के 1,000 रुपए जो देते हैं कि भैया आज ये सामान लेकर आओ, वो सामान लेकर आओ, उसमें से क्या होता है, कुछ तो 300-400 रुपये आपके इंटरनल रेजिस्टेंस में चले जाते हैं। और बचा हुआ जो 600 रुपये होता है वो जाता है राशन लाने में, वो कंज्यूम होता है राशन लाने में। सेम केस यही हो रहा है कि बैटरी देना तो ज्यादा पावर चाह रही है, पर उसमें से कुछ कहाँ चला जाता है, कुछ चला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस में, और बचा हुआ मिलता है लोड को। तो इसका मतलब बताओ बैटरी की एफिशिएंसी कितनी होगी। एफिशिएंसी कोई आपसे पूछे कि बताओ बैटरी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे बैटरी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे निकलती है, एफिशिएंसी होगा पावर अक्रॉस लोड डिवाइडेड बाय पावर अक्रॉस, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी इंटू 100%। बैटरी जो है वो लोड को कितना पावर दे पा रही है, लोड को पावर दे पा रही है आई स्क्वायर आर, और टोटल पावर कितना है, आई स्क्वायर आर प्लस आर इंटू 100, दैट इज आर अपॉन आर प्लस आर इंटू 100 इज एफिशिएंसी ऑफ बैटरी। एफिशिएंसी समझते हो, जैसे 1,000 रुपये मिले, 1,000 रुपये मिले और आपने 600 का काम किया, 400 रुपये गायब कर दिए, तो एफिशिएंसी कितनी है आपकी, जितना काम किया डिवाइडेड बाय जितने पैसे मिले। बैटरी ने इफेक्टिवली लोड को इतनी पावर दी, और टोटल पावर बैटरी इतना देना चाहती थी, उसमें से लोड को तो इतनी ही मिली। तो इसीलिए आपके बैटरी की एफिशिएंसी हो जाएगी पावर डिलीवर्ड टू द लोड डिवाइडेड बाय टोटल पावर जो बैटरी देना चाहती है। आगे बात समझ में, शाबाश, इसे भी नोट कर लो। आजकल दिन ब दिन समझदार होते जा रहे हो, करो नोट।
चलो ये नोट कर लिया होगा। वैसे आज काफ़ी कुछ देख लिया पर इतना हो पाया। पर अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हो, बैटरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हो। वैसे मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करवाने वाला था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कराने वाला था। बट चलो अब वो नेक्स्ट टर्म पर ही कंटिन्यू हो पाएंगे अलॉन्ग विथ स्टार डेल्टा। बट उसके बिना भी अब पूरा होमवर्क आपका हो सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो तो मैं आपको ये ग्रुप पे होमवर्क पोस्ट कर दूंगा आज आफ्टरनून टाइम तक, वो आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।